हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेवेंथ क्लास हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस बार फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास। मद्रास जैसे ब्लैक टाउन्स हैं, उन सिटीज में कौन रहते थे? इसका आंसर है मर्चेंट्स, आर्टिसंस सच एज वीवर्स, नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स। मर्चेंट्स यानी व्यापारी, आर्टिसंस यानी कलाकार जैसे कि वीवर्स, नेटिव ट्रेडर्स वहां रहने वाले लोकल व्यापारी, और क्राफ्ट पर्सन्स, ये सारे लोग ब्लैक टाउन्स में रहा करते थे। व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि टेम्पल्स के आसपास में टाउन्स विकसित हो गए? टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। टेम्पल्स के आसपास में टाउन्स ग्रू होने का कारण ये है। पहला कारण है, प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सन सेटल्ड अराउंड टेम्पल्स। टेम्पल्स के आसपास में प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन्स सेटल हो गए थे। दूसरा कारण है, सेवरल शॉप्स केम अप अराउंड टेम्पल्स टू फुलफिल नीड्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एटसेट्रा। टेम्पल के आसपास में बहुत सारी दुकानें लगा दी गई जो कि इन पिलग्रिम्स और प्रीस्ट जो हैं उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। Why did people from distant land visit सूरत? लोग दूर दराज से आके सूरत को क्यों विजिट किया करते थे? People from distant land visited सूरत because of the following reasons. लोग दूर दराज से सूरत को इसलिए विजिट किया करते थे क्योंकि फर्स्ट रीजन है, सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ओरमुज। सूरत जो है वेस्ट एशिया से ट्रेड करने का गेटवे था और इसका रास्ता गल्फ ऑफ ओरमुज से होके गुजरता था। सूरत हैज आल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मेनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम देयर। सूरत जो है मक्का का गेट भी कहा जाता था क्योंकि बहुत सारे तीर्थ के जहाज जो है वो यहाँ से शुरू होते थे। देयर वॉज ए बिग मार्केट फॉर कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट था। वन कुड फाइंड सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स। और यहाँ पे बहुत सारे रिटेल और होलसेल शॉप हैं जो कि कॉटन टेक्सटाइल को सेल किया करते थे, वो मिल सकते थे। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस प्रोडक्ट्स, जरी एंड हैड ए मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। सूरत की जो टेक्सटाइल है वो अपनी गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जरी के लिए फेमस थी और इनका बहुत बड़ा एक मार्केट था वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। देयर वर एम्पल रेस्ट हाउसेस फॉर द विजिटर्स। यहाँ पे जितने भी विजिटर्स आते थे उनके लिए काफी मात्रा में रेस्ट हाउसेस बने हुए थे। मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इनमेरेबल प्लेजर पार्क्स अट्रैक्टेड पीपल ऑफ फार ऑफ प्लेसेस। दूर दराज के लोग जो हैं उनको यहाँ की आलीशान और भव्य बिल्डिंग्स और इसी के साथ साथ में अनगिनत जो प्लेजर पार्क्स थे वो लोगों को अट्रैक्ट किया करते थे। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड? अहोम स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम्स। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर। अहोम स्टेट जो है उनका काम फोर्स्ड लेबर पे डिपेंडेंट हुआ करता था। द फोर्स्ड वर्कर्स वर कॉल्ड पैक्स। और ये जो फोर्स्ड वर्कर्स थे उन्हें पैक्स कहा जाता था। ए सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन। हमेशा पॉपुलेशन का सेंसस यानी काउंटिंग होती रहती थी। ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। हर एक गांव को रोटेशन के हिसाब से पैक्स, जिन्हें की फोर्स्ड वर्कर्स कहा जाता है, उन्हें भेजना पड़ता था। पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती थी वहां से लोगों को कम पॉपुलेशन वाले इलाके में शिफ्ट कर दिया जाता था। अहोम्स क्लेम्स आर थस ब्रोकन अप। और इसी प्रकार से अहोम्स की जो क्लेम्स है, समूह है, जातियां हैं, वो टुकड़ों में बढ़ जाती थी। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। और 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी हद तक सेंट्रलाइज हो गया था। वर द बंजारास इंपोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? क्या बंजारा लोग जो है वो इकोनॉमी के लिए इंपोर्टेंट थे? इसका आंसर है द बंजारास वर वेरी इंपोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। बंजारा लोग इकोनॉमी के लिए बहुत अधिक इंपोर्टेंट थे। दे वर ट्रेडर, नोमैड्स एंड कंट्रोल ट्रेड एंड कॉमर्स। वो घुमक्कड़ जाति के लोग थे और वो व्यापारी भी थे और उनका ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत बड़ा कंट्रोल था। दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन टू द सिटी मार्केट। सिटी मार्केट तक ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने में उनका बहुत बड़ा रोल था।
They usually bought grain where it was cheap available and carried it to places where it was dearer. वो जहां पे माल सस्ता मिलता था वहां से खरीदते थे और जहां पे ये महंगा मिलता था वहां उसे जाके बेचते थे. From there they again reloaded their auction with anything that could be profitably sold in other places. जहां पे भी वो जाते थे वहां से ऐसा सामान वो खरीद के लाया करते थे जिसे दूसरे स्थान पे महंगे दामों में बेचा जा सके. What changes took place in वर्णा बेस्ड सोसाइटी? वर्णा बेस्ड सोसाइटी में क्या बदलाव आए? द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस इन वर्णा बेस्ड सोसाइटी. ये बदलाव वर्णा बेस्ड सोसाइटी में आए. स्मॉलर कास्ट और जातिज इमर्ज विद इन वर्नास. वर्नास के अंदर छोटी छोटी कास्ट और जातियां उभर के आई. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of जातिज. बहुत सारी ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स जो थे वो इस कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आ गए और उन्हें जाति का स्टेटस दिया गया. Specialized artisans such as smiths, carpenters and masons were also recognized as separate जातिज by the Brahmins. कुछ विशेष प्रकार के आर्टिसंस जैसे कि स्मिथ्स, कारपेंटर्स और मेसन्स हैं, उनको भी विशेष प्रकार की जाति का दर्जा ब्राह्मण लोगों के द्वारा दिया गया. जातिज रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्णा के बजाय जाति जो है वो आधार बन गई. अमंग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लेन बिकेम पावरफुल. क्षत्रिय लोगों में नई राजपूत समूह या जाति है वो पावरफुल बन गई. मेनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम but only the leading tribal families could join the ruling class. A large majority joined the lower जातिज of caste society. बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जो कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए, लेकिन उनमें से कुछ लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज ही रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाई और अधिकतम लोग जो थे वो कास्ट सिस्टम की छोटी जातियों में चले गए. Many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted Islam. They continued to reject the caste system. पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी, उन्होंने इस्लाम को अपना लिया और उन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध जारी रखा. In what way was the history of Gonds different from that of the Ahoms? Were there any similarities? गोंड्स की जो हिस्ट्री है वो अहोम से किस प्रकार से अलग है, क्या उनमें कुछ समानताएं भी थी? The history of the Gonds was different from that of the Ahoms in following ways. गोंड्स और अहोम्स की हिस्ट्री कई प्रकार से अलग है. गोंड्स लिव्ड इन गोंडवाना व्हाइल अहोम लिव्ड इन ब्रह्मपुत्र वैली. गोंड्स जो है वो गोंडवाना में रहते थे जबकि अहोम्स ब्रह्मपुत्र वैली में रहते थे. गोंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन व्हाइल अहोम्स डिड नॉट प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. गोंड लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो किया करते थे जबकि अहोम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो नहीं किया करते थे. गोंड किंगडम्स वर लार्ज, अहोम किंगडम वाज स्मॉल. गोंड के जो किंगडम्स थे वो बड़े थे लेकिन अहोम किंगडम्स जो थे वो छोटे थे. गोंड किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू गढ़s. अहोम्स बिल्ट ए लार्ज स्टेट. गोंड के किंगडम्स जो थे वो गढ़ में बटे हुए थे लेकिन अहोम जो है उन्होंने एक बड़े स्टेट का निर्माण किया. Gonds did not use firearms. Ahom used firearms for the first time in the history of the subcontinent. Gonds ने firearms यूज नहीं किए. अहोम्स लोग वो थे जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में पहली बार फायर आर्म्स यूज किए थे. इन दोनों ट्राइब्स में कुछ सिमिलरिटीज भी थी. द मुगल्स ट्राइड टू कंट्रोल द लैंड्स ऑफ बोथ एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. अलग अलग समय पे मुगल लोगों ने इनकी लैंड पे कंट्रोल करने का प्रयास किया. There were changes in society of both due to the diversification of occupations. इन दोनों सोसाइटी में समय समय पे बदलाव आते रहे क्योंकि लोगों ने अलग अलग प्रकार के व्यवसाय जो हैं वो चुन लिए थे. What were the major teachings of बाबा गुरु नानक? गुरु नानक की जो मुख्य शिक्षाएं हैं वो क्या हैं? मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक, जो बाबा गुरु नानक है उनकी मुख्य टीचिंग्स हैं वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक गॉड की पूजा करना. irrelevance of caste, creed and gender for attaining liberation. बिना किसी जाति, रंग या जेंडर के भेदभाव के वो मुक्ति प्राप्त करने का साधन बताया करते थे. द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट. उन्होंने कहा कि लोगों को एक्टिव जीवन जीना चाहिए और साथ ही साथ में सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए. नाम, दान, स्नान आर द मेजर इसेंस ऑफ हिज टीचिंग. उनकी जो मुख्य शिक्षाएं थी उनमें नाम, दान और स्नान थे. नाम जपना, कीर्त करना एंड वन चखना, बेसिस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स.
उन्होंने नाम जपना, कीर्त करना और वन चखना का आधार दिया, जिसमें सही विश्वास, सही पूजा और ईमानदारी से जीवन जीना, उसी के साथ साथ में लोगों की सहायता करना शामिल था। द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, और उन्होंने समानता का जो विचार है उस पर बल दिया था। व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज, कबीर के द्वारा दिए गए मुख्य आइडियाज क्या थे और उन्होंने इसे किस प्रकार से एक्सप्रेस किया। मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर एंड हिज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देम, कबीर के द्वारा दिए गए मेजर आइडियाज इस प्रकार हैं और उन्होंने इन्हें इस प्रकार से एक्सप्रेस किया। रिजेक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजन एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, उन्होंने पुराने चले आ रहे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन और उसी के साथ साथ में पुराने जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उनका विरोध किया। रिलीजन इज असेसिबल टू ऑल, उन्होंने ये कहा कि धर्म की पहुंच सब तक होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदू धर्म और इसी के साथ साथ में जो इस्लाम धर्म था उसका जो बाहरी पूजा पाठ, बाहरी दिखावा था, उसका उन्होंने विरोध किया। नो कास्ट सिस्टम, किसी प्रकार की जाति प्रथा वो नहीं मानते थे। बिलीफ इन फॉर्मलेस गॉड, वो निर्विकार भगवान में विश्वास किया करते थे। भक्ति एंड डिवोशन इज द ओनली पाथ ऑफ साल्वेशन, उनके अनुसार केवल भक्ति और डिवोशन जो है वो साल्वेशन का रास्ता है। ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज थ्रू कपलेट्स, और उन्होंने दोहों के द्वारा, जिसमें 2 लाइनें हुआ करती थी, उनके द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। Why do you think many teachers rejected prevalent religious beliefs and practices? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बहुत सारे टीचर्स ने पहले से चले आ रहे रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट किया? Yes, many teachers rejected prevalent religious beliefs and practices because they had numerous shortcomings like social differences, excess ritualism, outer display, and they promoted division in society. बहुत सारे टीचर्स ने पुराने चले आ रहे रीति रिवाज और परंपराओं का विरोध किया क्योंकि उनमें बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि सामाजिक भेदभाव, बहुत सारी प्रथाएं और बाहरी दिखावा, और इसी के साथ साथ में ये पुराने जो धर्म थे वो समाज को बांटा करते थे, इसलिए इनका विरोध कुछ टीचर्स ने किया था। वाई डिड मिनिस्ट्रल प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ हीरोज, मिनिस्ट्रल्स जो लोग हैं उन्होंने हीरोज के अचीवमेंट को क्यों गीतों में, अपनी रचनाओं में गा गा के सुनाया। मिनिस्ट्रल यूज्ड टू रिसाइट पोएम्स एंड सॉन्ग्स व्हिच डिपिक्टेड द स्टोरीज ऑफ द राजपूत हीरोइक डीड्स, मिनिस्ट्रल्स लोग जो हैं वो कविताएं और गीत गाया करते थे जिनमें राजपूत लोगों के हीरोइक डीड्स यानी बहादुरी भरे जो कार्य थे उनको वो बताया करते थे। बाय रिसाइटिंग सच पोएम्स एंड सॉन्ग दीज मिनिस्ट्रल्स इंस्पायर्ड अदर्स टू फॉलो द एग्जांपल्स ऑफ राजपूत, इन कविताओं और गीतों को गाने के बाद वो ये उम्मीद किया करते थे कि बाकी लोग इन राजपूत लोगों के एग्जाम्पल्स को फॉलो करेंगे। ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दीज स्टोरीज, और सामान्य लोग भी इनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। डिस्क्राइब द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज, नाथपंथी, सिद्धास और योगीज के द्वारा अपनाए गए बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के बारे में बताइए। बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज इस प्रकार से हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन, पुराने धर्म और रीति रिवाजों का उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि दुनिया की जो मोह माया है उससे मुक्ति पालो। पाथ ऑफ साल्वेशन इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस, उन्होंने कहा कि निर्विकार को प्राप्त करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और साल्वेशन के रास्ते पे चलना चाहिए। अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस, अंतिम सत्य और एक ही जो सत्य है उस पे हमें विश्वास करना चाहिए। इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगासना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, उन्होंने कहा कि हमारे शरीर और माइंड को बहुत अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है जिनमें हम योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। Why did conquerors try to control the temple of जगन्नाथ at पुरी, जितने भी कॉन्करस थे उन्होंने पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है उस पे अपना कंट्रोल स्थापित करने का क्यों प्रयास किया। द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी गेन्ड इंपोर्टेंस एज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, जगन्नाथ का जो पुरी में टेम्पल है उसका धार्मिक रूप से बहुत अधिक महत्व था। यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक तीर्थयात्री आया करते थे।
इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स आल्सो इंक्रीज। इसकी सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में जो अथॉरिटी है वो भी काफी बढ़ चुकी थी। हेंस कॉन्करर्स ट्राइड टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द टेम्पल। इसलिए जितने भी कॉन्कर्स थे उन्होंने इस टेम्पल पे अपना कंट्रोल साबित करने का प्रयास किया। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। वो ऐसा सोचते थे कि अगर उन्होंने इस मंदिर पे कंट्रोल कर लिया है तो लोग उनके रूल को स्वीकार कर लेंगे। वाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर देन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हम रूलर्स की कल्चर प्रैक्टिस के बारे में ज्यादा जानते हैं जबकि ऑर्डिनरी पीपल के बारे में कम जानते हैं। ऐसा क्यों है? वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ रूलर्स देन दोज ऑफ ordinary people because the ordinary people followed the cultural practices adopted by the kings and emperors। हम रूलर्स की जो कल्चर प्रैक्टिस है उनके बारे में इसलिए अधिक जानते हैं क्योंकि सामान्य लोग उन्हीं को फॉलो किया करते थे। मोर ओवर पीपल हैड फेथ इन देयर रूलर्स। और लोगों का विश्वास अपने राजा में हुआ करता था। दे कुड नॉट अडॉप्ट अदर कल्चर प्रैक्टिसेज विच दे रूलर्स डिड नॉट प्रैक्टिस। और अन्य प्रैक्टिसेज जो कि उनके रूलर्स नहीं फॉलो करते थे उनको सामान्य लोग भी नहीं फॉलो करते थे। Why did the Nawab of Awadh and Bengal try to do away with the जागीरदारी सिस्टम? अवध और बंगाल के जो नवाब है उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया? नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम बिकॉज उन्होंने इसे इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि दे वर सस्पिशियस ऑफ द सिस्टम दैट दे इनहेरिटेड। उनको ये जो सिस्टम मिला था उसकी सफलता पे उन्हें संदेह था। देयर मेथड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन वर डिफरेंट। उनका टैक्स को कलेक्ट करने का तरीका अलग था। दे हायर्ड रेवेन्यू फार्मर्स टू कलेक्ट द टैक्सेस। उन्होंने टैक्स को कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू फार्मर्स को हायर किया था। दे यूज प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी रादर देन जागीरदारी। वो लोग जागीरदारी के बजाय इजारदारी को यूज किया करते थे। दे वांटेड टू एक्सपेंड एंड रिसीव लैंड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। वो एक्सपेंड करना चाहते थे और लोन्स के अगेंस्ट में लैंड प्राप्त करना चाहते थे। दे न्यू द लूप होल्स ऑफ द सिस्टम एंड दैट हाउ जागीरदार्स बिकेम पावरफुल इफ नॉट चेक्ड इन टाइम। वो इस सिस्टम की लूप होल्स यानी कमियों को जानते थे और इसी कारण से जागीरदारों को अगर चेक नहीं किया जाए तो वो पावरफुल बन सकते थे। वाई डिड द मराठास वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन? मराठा लोग अपना कंट्रोल डेक्कन से बाहर भी क्यों एक्सपेंड करना चाहते थे? मराठा वांटेड टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन बिकॉज मराठा डेक्कन के बाहर अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते थे क्योंकि दे वांटेड टू क्लिप अवे द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। वो मुगल एम्पायर की जो अथॉरिटी है उसको कमजोर करना चाहते थे। मराठा किंग वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। वो पूरी डेक्कन पेनिनसुला के ओवरलॉर्ड कहलाना चाहते थे। टू possess द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन। उस रीजन में चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स है उनको कलेक्ट करने का अधिकार वो चाहते थे। व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय असफ जहां टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन? असफ जहां ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज अपनाई थी ताकि वो अपने पोजीशन को मजबूत कर सके? आफ्टर बीइंग द एक्चुअल रूलर ऑफ द डेक्कन असफ जहां बिगन टू अडॉप्ट सम पॉलिसीज इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। डेक्कन का वास्तविक रूलर बनने के बाद में असफ जहां ने कुछ पॉलिसीज अपनाई थी ताकि वो अपनी पोजीशन को मजबूत कर सके। ही ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ। उन्होंने स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि नॉर्थ इंडिया से आए थे उनको वो वहां लेके आए और वो लोग साउथ में नई अपॉर्चुनिटी पाके बहुत अधिक खुश हुए। ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर। उन्होंने मनसबदार्स को अपॉइंट किया और उन्हें जागीर दी। ही रूल्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट मुगल इंटरफेरेंस। वो आजादी से रूल किया करते थे और उसमें मुगलों को किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं हुआ करती थी। द मुगल एम्परर मेयरली कंफर्म द डिसीजंस ऑलरेडी टेकन बाय जहां। मुगल एम्परर जो कि उस समय कमजोर थे वो असफ जहां के द्वारा लिए गए निर्णयों को केवल कंफर्म किया करते थे। हाउ वर द सिक्स ऑर्गेनाइज इन 18th सेंचुरी? सिख लोग 18th सेंचुरी में किस प्रकार ऑर्गेनाइज हो गए? ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द सिख गोट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। 17th सेंचुरी में सिख लोग एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज हो गए। दिस लेड टू द रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब। और इसके कारण से उन्होंने एक क्षेत्रीय स्टेट पंजाब बना लिया। गुरु गोविंद सिंह fought many battles against the Rajput as well as Mughal rulers।
both before and after the institution of the खालसा in 1699। गुरु गोविंद सिंह जो हैं उन्होंने राजपूतों के खिलाफ और साथ ही साथ मुगल रूलर्स के खिलाफ बहुत सारे युद्ध किए, और इनमें से कुछ युद्ध उन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना हुई उससे पहले किए और कुछ युद्ध बाद में किए। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 1708, the Khalsa revolted against the Mughal authority under the leadership of Banda Bahadur and declared their sovereign rule। गुरु गोविंद सिंह की 1708 में डेथ हो गई और उनके बाद में खालसा लोगों ने विद्रोह कर दिया, और उनके लीडर जो थे वो बंदा बहादुर थे, और उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। बंदा बहादुर को 1715 में कैद कर लिया गया और उन्हें 1716 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन द 18th century, the Sikhs organized themselves into a number of bands called जत्थाज एंड लेटर ऑन मिसल्स। 18th सेंचुरी में सिख लोगों ने अपने आप को संगठित किया बहुत सारे समूह में, जिन्हें पहले जत्थाज कहा गया और बाद में मिसल्स कहा गया। Their well-knit organization enabled them to put up successful resistance to the Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughals। उनकी जो वेल अरेंज्ड ऑर्गेनाइजेशन थी उसी के कारण से वो सक्सेसफुली मुगल गवर्नर्स का विरोध कर पाए, और उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली जिन्होंने पंजाब और सरहिंद कंट्रोल कर लिया था उनका भी वो विरोध कर पाए थे। हाउ इम्पोर्टेंट वर क्राफ्ट पर्संस फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। बिल्डिंग्स और टेम्पल्स के मेंटेनेंस के लिए क्राफ्ट पर्संस कितने इंपॉर्टेंट थे? क्राफ्ट पर्सन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्राफ्ट पर्सन्स इसलिए इंपॉर्टेंट थे, दे कैरीड आउट इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। वो कॉपर और सिल्वर का इनले वर्क कर सकते थे। क्राफ्ट पर्सन्स फ्रॉम बिदर वर वेल नोन फॉर बिदरी वर्क। बिदर के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे वो बिदरी वर्क के लिए प्रसिद्ध थे। गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मेसन्स, कारपेंटर्स बिल्ड टेम्पल्स। गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ, मेसन्स और कारपेंटर्स टेम्पल का निर्माण किया करते थे। दे आल्सो मेंटेन्ड देम, और ये लोग मंदिर को मेंटेन भी किया करते थे। वीवर्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉटन टेक्सटाइल। वीवर लोग जो हैं वो भी कॉटन टेक्सटाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा। वाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल। बंगाल में टेम्पल्स क्यों बनाए गए? टेम्पल्स वर बिल्ट इन बंगाल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बंगाल में टेम्पल्स इन कारणों से बनाए गए। पहला कारण है इंक्रीज इन रिलीजियस फेथ। यहाँ पे लोगों का धर्म में बहुत अधिक विश्वास था। मॉस्क हैड ऑलरेडी बीन बिल्ट। यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदें बन चुकी थी। पावरफुल पीपल वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पीटी। शक्तिशाली लोग अपनी पावर को दिखाना चाहते थे और अपनी सत्ता को वहां साबित करना चाहते थे। लो पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द टेम्पल बिल्डिंग। छोटे लोगों ने भी टेम्पल बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया। न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू पीपल ऑल्सो हेल्प इन टेम्पल सेटिंग अप। नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिली, इसके कारण से भी टेम्पल सेटिंग में लोगों को सहायता मिली। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस देखने के लिए, साथ ही साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।